बांग्लादेश में जिस तरह शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ और 15 बरसों से पाबंदे सलासिल अपोजिशन लीडर खालिदा जिया रिहा हुई, उसके बाद पाकिस्तान में मौजूद मौसमी इनकलाबियों ने इमरान खान को खालिदा जिया से जोड़ना शुरू कर दिया है। उम्मीद बांधी जा रही है कि खालिदा जिया की तरह इमरान खान भी जेल से जल्द रिहा हो जाएंगे। ये झूठा बयानिया बनाने वालों की इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान ना तो बांग्लादेश है और ना ही इमरान खान खालिदा जिया है। इमरान खान तो हमारी सियासत की वो शेख हसीना है जो अपने इख्तदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने सवाबी में जलसा करके एक तासुर कायम करने की कोशिश की कि अब वो इमरान खान को रिहा करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वजारत आला के मजे लूट रहे अली अमीन गंडापुर की गालियां और तमाम तर धमकियां इस बात का सबूत है कि उनके पास ऑप्शंस खासे महदूद हैं। अली अमीन गंडापुर एक तरफ तो विफाक और इदारों के साथ अपनी लाइन सेट रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ वो पीटीआई के कारकुनों के लिए वफ्तन फवफ्तन शोला बयानी करके उनका लहू गरमाते रहते हैं। सितंबर में इमरान खान को रिहा करवाने के लिए दी गई डेडलाइन भी सियासी भड़क से ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि हकीकत इन दावों के बिल्कुल बरअक्स है। पीटीआई जिस लीडर इमरान खान को अपनी रेड लाइन मानती थी, आज उसको गिरफ्तार हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है और इस एक पूरे साल में तहरीक इंसाफ मुल्क के किसी भी कोने में एक भी मुतासिर कुन जलसा नहीं कर सकी। तहरीक इंसाफ अभी तक मुल्क गिर तहरीक चलाने में भी मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। जो थोड़ी बहुत कामयाबियां हैं ना ऑन पेपर, वो सारी की सारी अदालती फैसलों और सहूलतकारी की मरहून मिन्नत है। इमरान खान ने भी जेल में बैठकर इदारों को ब्लैकमेल करने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली है। वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हुए हैं। दबाव बढ़ाने के लिए कभी अस्करी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी की गई, तो कभी इंटरनेशनल मीडिया में आर्मी चीफ के खिलाफ इल्जामात लगाए गए, कभी फौज से मुज़ाकरात के बराह रास्त बयानात दिए, तो कभी अली अमीन गंडापुर के जरिए पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई। मगर दूसरी तरफ से मुसलसल नो लिफ्ट का बोर्ड उनका मुंह चढ़ाता रहा। अपना रोब जमाने और हुकूमत को डराने के लिए तहरीक इंसाफ ने बारहा यह तासुर कायम करने की कोशिश की कि उनके एस्टैब्लिशमेंट से हालात नॉर्मल हो गए हैं और इमरान खान जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। मगर DGISPR की हर ब्रीफिंग तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे पर पानी फेर देती है। अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के जरिए पार्लियामेंट में अपनी कुव्वत बढ़ाने की कोशिश करती है, तो हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए पीटीआई की हर कोशिश का तोड़ निकाल लेती है। चारों नाचार पीटीआई ने अब सारी उम्मीदें अक्टूबर नवंबर से बांध ली हैं कि शायद नए चीफ जस्टिस के आने से उनका बुरा वक्त भी टल जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या तहरीक इंसाफ के बुरे वक्त के पीछे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं? क्या अक्टूबर नवंबर में इमरान खान की रिहाई के इम्कानात हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए सीधी बात पीर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी खालिद फारूकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी शौकत पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शौकत पराचा साहब, क्योंकि आप बहुत सदियों के बाद आए हैं मेरे शो पर, तो उसकी सज़ा ये है कि मैं शो का आगाज़ आपसे करूँगी और आप मुझे ये बताएंगे और आप कौम को बताएंगे और आप खालिद फारूकी साहब को बताएंगे। शायद खालिद फारूकी साहब को समझ भी आ जाए, लेकिन आप ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब को समझाएंगे कि जो इलेक्शन एक्ट की जो मंजूरी है, सो कैसे ये नाफिजुल अमल होगा और किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कि अपेरेंटली पीटीआई के हक में जाता है, वो पूरी की पूरी जो टेबल है वो टर्न हो जाएगी और जो बाजी है वो हुकूमत मार लेगी। बहुत शुक्रिया। और दोनों आपके मौजूद मेहमान बड़े काबिल एहतराम हैं। मेरी क्या जरूरत है सूरज को चिराग दिखाऊं कि मैं उनको समझाऊं? आप बेहतर समझा सकती हैं और वो माशाल्लाह पहले ही समझदार हैं। बात ये है कि ये कानून कौमी असम्बली में पास हुआ, फिर सेनेट में पास हुआ। जिस हुक्मरान इत्तेहाद ने ये कानून पास किया उसी हुक्मरान इत्तेहाद के ही सदर हैं, तो दिस शुड बी फॉर ग्रांटेड के सदर इसको वापस करेंगे, जैसे साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वापस किया करते थे। इट मीन्स के इस कानून को, इस बिल को एसेंट मिल जाएगी और जैसे ही प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलेगी तो वो ये कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा। सो ये मुल्क का कानून बन जाएगा। सिक्का राजुल नाफिज जैसे हम कहते हैं ना, ये बिल्कुल नाफिजुल अमल कानून होगा और इसी कानून के तहत आगे बढ़ना होगा अंटिल के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184(3) में या किसी और ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पे या किसी और ग्राउंड पे अपना जो रिव्यू का अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, उसको उसके जरिए इस कानून को वो वापस करें, अमेंड करने का कहें या बिल्कुल नल एंड वॉइड करार दें।
लेकिन जैसे ही सदर मुमलिकत इस कानून को एसेंट देंगे, फौरी तौर पर ये एक्ट जो है ये कानून की शक्ल बनकर नाफिज हो जाएगा। फिर इसमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, वो 106 की अमेंडमेंट है या दीगर अमेंडमेंट्स हैं, वो बिल्कुल नाफिजुल अमल होंगी अनटिल के ये कानून जो है सेट असाइड नहीं हो जाता। लिहाजा इस कानून के नाफिज होने में या उस पर अमल दरामद में मुझे तो कोई उसमें शक नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज एक रिव्यू दे दिया और साथ साथ पीटीआई ने इस कानून जो इलेक्शन कमीशन का आया है, पिटीशन आई है, वो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के रूलिंग के खिलाफ आई है। जो बैरिस्टर गौहर खान ने बात की या पीटीआई ने जो जाकर पिटीशन दी सलमान अकरम राजा साहब ने, वो इस कानून के खिलाफ आई है, वो IB 184(3) में है। ठीक है। मैं सिर्फ लास्ट कमेंट ये करना चाह रहा हूँ कि चूंकि इस मुल्क में तकसीम का इतना माहौल है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला या इलेक्शन कमीशन की पिटीशन या गवर्नमेंट का ये कानून साजी का फैसला नेसेसरली उस डिवीजन के तनाजुर में देखा जाना चाहिए। ठीक है सर, आपने ये पहले कमेंट के लिए आखिरी बात की है। जो ब्रिगेडियर साहब है ना, वो सर हिला रहे थे ना में, ये मैं आपको बता रही हूँ। मैं पूछूंगी कि वो क्यों हिला रहे थे ना में सर, लेकिन मैं पहले खालिद फारूकी साहब को चाहूंगी कि वो शामिल हो इस गुफ्तगू के अंदर। खालिद फारूकी साहब, मतलब शौकत फराशी साहब ने बड़ा एक्सटेंसिवली इसको एक्सप्लेन किया। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई गुंजाइश है कि कोई आप में से कोई इसको एक्सप्लेन करे। वैसे अगर आप टाइम ज़्यादा एयर टाइम लेना चाहते हैं तो दोबारा एक्सप्लेन कर दें। बट सर मसला ये है कि तरमीम भी बहुत अच्छी हैं, इसके साथ किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन जो पार्लियामेंट में भी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इस वजह से आ रही है क्योंकि इसकी टाइमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया और वो फैसला अपेरेंटली भी एंड अदरवाइज ऑल्सो वो पीटीआई को फेवर कर रहा है और पीटीआई की उससे जो पोजीशन है पार्लियामेंट्री वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है, तो लिहाजा उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत ने ये किया है। अब इस टाइमिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका हल क्या है? देखिए वीरेश, जब सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हो रही थी तो मुख्तलिफ निकात पे ये कहा गया कि यहाँ इबहाम मौजूद है। इत्तेफाक की बात यह है कि जैसा कि इसको जैसे आपने समझा बाकी भी सारी दुनिया इसी तरह समझेगी, या मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन पार्लियामेंट के इस इख्तियार को आप किसी जगह पे रोक नहीं सकते कि वो किस मौके पर कानून साजी करती है या किस मौके पर कोई आईनी तरमीम लाना चाहती है। अगर उन्होंने ये कानून साजी की है तो एक तो ये एक तासुर पूरे मुल्क में है कि इस वक्त इदारे असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बल्कि ये बड़ी देर से ये कोशिश है। जैसे जब से इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपना जुडिशल एक्टिविज्म शुरू किया था उसके बाद ये मामला हो गया। अब ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में था, अब हम क्या कह सकते हैं एक आम शख्स के तौर पर, एक आम शहरी के तौर पर, उस पर तो फौरी तौर पर यह भी हो सकता है कि आपने तौहीन अदालत कर दी। लेकिन जब जजेस ही उस फैसले को नहीं मान रहे और सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान खा एक हो या दो हों, उन्होंने ये बात कह दी, तो उसके बाद फिर जाहिर है कि इस पर एक रास्ता निकल आया तनकीद का या उसका जायजा लेने का। वो दो जजेस जो हैं, मैं इस पर यकीन तो नहीं रखता कि उनका मौक़िफ़ बाकी जजेस से बिल्कुल जो मुख्तलिफ रहा, लेकिन वो ठीक भी हो। पर इसकी वजह यह है कि जो तकसीम है, जैसा आपने कहा, और तकसीम और उसके साथ साथ इदारों के दरमियान जो टकराव है, मैं देख रहा हूं कि वो नजर आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई, हमें नजर आती है, और उनकी राय जिस तरह से वाज़े तौर पर मुख्तलिफ सियासी इश्यूज पर डिफरेंट नजर आई है, वो पूरी कौम के सामने है। अब ये पार्लियामेंट को, उसके इख्तियार को आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं रोक सकते। अब ये बात है कि अब ये जाहिर है कि जब चले गए अपना तहरीक इंसाफ जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, चैलेंज भी कर दिया, तो अब ये केस दोबारा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि शायद ये नजरसानी शुदा जिस अपील में जिसमें फुल कोर्ट ने केस सुना था उसी के पास ये केस लगे, या किसी दूसरे कोई नया बेंच तश्कील दिया जाए। अब जो नया बेंच अगर तश्कील दिया जाता है तो फिर उसमें ये केस एक लंबा टाइम ले सकता है, और अगर ये मामला जो है वो उसी अदालत के पास जाता है जहां नजरसानी शुदा अपीलें जाएंगी, तो वो फिर शायद हमें अभी से नजर आ जाना चाहिए कि जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है इसको सुप्रीम कोर्ट जो है ये कालादम भी कर सकती है, और माजी में भी ऐसा हो चुका है। अब अगर आइंदा ऐसा होता है तो ये मामला फिर एक दफा फिर आईनी से ज्यादा सियासी बन जाएगा। और ये सियासी जो टकराव है ये मेरा ख्याल नहीं कि किसी तरह से भी मुल्क के मुफाद में है। एक पार्टी मानती है, दूसरी पार्टी उससे इनराब करती है या नहीं उसको मानती। एक पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात उस वक्त करती है जबकि वो पार्लियामेंट में अक्सरियत रखती है, दूसरी पार्टी की अगर अक्सरियत नहीं है तो वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात नहीं करती, वो उस वक्त कोर्ट का सहारा लेती है।
और कोर्ट्स का जो मामला है वो हमारे सामने है। मैं तो ये समझता हूं कि जो आइन के मुताबिक इदारों को चलना चाहिए था, बुनियादी तौर पे आप देखें तो कई एक फैसले ऐसे हो चुके हैं जहां आइन को शायद उससे थोड़ा सा डेविएट किया गया और रास्ता तलाश किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था इसमें भी रास्ता तलाश किया गया था। इनफैक्ट जो 2 जजेस ने जो इख्तलाफी नोट लिखा सर, वो भी आप जो बात कर रहे हैं, जो तज्जिया दे रहे हैं, उसके ऊपर एक मोहर सख्त कर रहा है कि वो भी यही कह रहे हैं कि एक तरह से, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उन्होंने हुकूमत को एक नया बयानिया दिया है, हुकूमत को बयानिया दिया। और उस देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी एक रास्ता तलाश किया गया। अगरचे उसमें से अगर उसमें सियासी जमातें कहीं पे मिल बैठ के कोई उस फैसले की रोशनी में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करती तो ये पार्लियामेंट से ये कोर्ट से बाहर का मामला था। लेकिन अब अगर इन सियासी जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर और कोर्ट्स के अंदर लड़ाई लड़नी है तो जाहिर है कि इसमें मुल्क का भी और कौम का भी सारे का सारा वक्त इसी पे लग जाएगा। बाकी मामला तो बाद में देखे जाएंगे फिर। ठीक है जी। मैं आप सब लोग को ये भी बता दूं कि जो ब्रिगेडियर साहब हैं वो बहुत उदास हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और ये मैं बड़े वसूख से आपको बता रही हूँ, और वो आप दोनों की बात से एग्री भी नहीं करते। और ब्रिगेडियर साहब, मुझे पता है, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि आप बिल्कुल खुश नहीं हैं, और आपके उदासी की वजह जो पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी हुई है ना, उसकी वजह वो है। लेकिन क्यों, आप क्यों उदास है इस कानून साजी से? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया विनेश। मैं उदास नहीं हूँ। आई डोंट केयर कौन सी पार्टी को फायदा होता है या नहीं, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। मुझे गरज है आइन की सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी। मुझे गर्व है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 अल्फाज कहे थे आज से 2 हफ्ते पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन, आइनी मेल्टडाउन पाकिस्तान में, जो कि हम पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं। 90 दिन में इलेक्शन होने थे, पूरा जोर लगा दिया तमाम आइनी इदारों ने, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी सब कुछ काम किया कि 90 दिन में इलेक्शन, चाहे नेशनल असेंबली हो चाहे प्रोविंशियल असेंबली हो, वो कराने नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन तो 2 साल से चल रहा है पाकिस्तान में। वेरी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी, फ्यूचर एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज है। ये पहली मरतबा हुआ, मैं तो हैरान हूँ कि शायद मैंने कोई खबर मिस कर दी है। वाई शुड, पहले भी स्प्लिट वर्डिक्ट आते रहे हैं, ये तो फुल कोर्ट था, 2 जजेस माइनॉरिटी जजमेंट। हम 2 जजेस की माइनॉरिटी जजमेंट और 11 जजेस की मेजॉरिटी जजमेंट, हम उन 2 जजेस की माइनॉरिटी वर्डिक्ट को कह रहे हैं कि जनाब जबरदस्त ये होना चाहिए। भाई यू फॉलो दी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ मेजॉरिटी वर्डिक्ट, आप मेजॉरिटी वर्डिक्ट का तो अभी आए नहीं। एक तो ये मुझे इतराज है कि ये कैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट का ये सिस्टम चल रहा है कि मेन वर्डिक्ट तो है वो तो आई नहीं 11 जजेस की, जो जो रिजर्व सीट के मामले में जिनका एक जैसा मौका, वो भी आ जाएगी ब्रिगेडियर साहब, वो भी आ जाएगी। हाँ, नो, मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है जी जी। somebody should order in the ask should be answerable in the Supreme Court। रजिस्ट्रार साहब जो भी ऑनरेबल है वहाँ पे हमें बताएं कि ये कैसे एक वर्डिक्ट जब आता है वो इकट्ठे आता है। ये नहीं कि जनाब ये 2 जजेस का वर्डिक्ट पहले पब्लिक हो गया, फिर उसके बाद 6 हफ्ते के बाद छुट्टियों के बाद मेजॉरिटी वर्डिक्ट आ गया। यार ये हमने क्या तमाशा मना लिया पाकिस्तान के आइन का, रूल ऑफ लॉ का। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उसके फौरन बाद नेशनल असेंबली का वर्डिक्ट आता है। राइट और रॉन्ग जो भी आप कहें मुझे उससे, लेकिन क्लियरली लग रहा है, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड मैलाफाइड, कि जनाब ये एक मैनूवरिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करना, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज करना। और भाई आपने करना था या पहले करते, वर्डिक्ट आने के बाद आप कर रहे हैं, तो क्लियरली शो कि इसमें कोई, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड अगेन, वो बदनीयती है। मेरा कहने का पॉइंट ये है, खुदा के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट वर्डिक्ट को आप रिजेक्ट करते हैं, आप पाकिस्तान के आइन, आप पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ, आप उसके खंजर खोप रहे हैं। एंड कीप इन माइंड, मुसल्लह फौज का अपना रोल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर आप फैसलों को फ्लाउट करेंगे, बैड जो भी मेजॉरिटी फैसला है, अपील में आप जाएं, आपका हक बनता है, फॉलो दैट प्रोसेस। लेकिन ये 2 नंबर तरीके से आप आए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 11 जजेस के, वो 13 फुल कोर्ट जजेस के खिलाफ आप एक मैनूवर करें, तो मुझे बताएं पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो क्या सोच रहे होंगे। वो ये सोच रहे हमारी आखिरी उम्मीद
for constitution and the rule of law. पाकिस्तान की आवाम को तो पता नहीं है, पर ब्रिगेडियर साहब आपने मुझे सोच में डाल दिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से ये आइन की, कानून की बालादस्ती को सुनकर, बल्कि मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। सर आपने मुझे रुला दिया। एक ब्रेक ले लेते हैं, शो करना मुश्किल हो रहा है आगे। सर ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेने दें। मैं जरा इमोशनली हिल गई हूँ आपके कमेंट सुन के कि आइन, कानून की बालादस्ती, वो भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब जोर जोर से उसकी बात कर रहे हैं। क्या वक्त आ गया भाई पाकिस्तान पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। बैक जी, खालिद फारूकी साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं, शौकत पराचा साहब हैं। शौकत पराचा साहब, आजकल तो मसला एक और भी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप आए भी उन दिनों में है मेरे शो में कि इतने मसाइल चल रहे हैं कि मैं आपसे किस किस मसले पर बात करूं। अब देखें ना, पाकिस्तान का बांग्लादेश से लेना देना कोई है नहीं, शहबाज शरीफ साहब का क्या लेना देना हसीना वाजिद से, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला, कंपैरिजन किया जा रहा है बेसिकली बांग्लादेश से, और हसीना वाजिद साहिबा का कंपैरिजन किया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब से। अच्छा, कंपैरिजन होता, चले जी, मैं इग्नोर कर देती, जितने मुंह उतनी बातें। यहाँ पर तो वो ठंडी धमकियां दी जा रही हैं शहबाज शरीफ साहब को। आप सीखें, आप पता करें, आप सबक लें, आप पता करें कैसे मुल्क से फरार होना है। हसीना वाजिद साहिबा को फोन मिलाइए, आपको फरार होने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्या ये सब बातें पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप के अंदर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है? देखिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब आपको रुला रहे थे और आपका दिल आंसू निकलने के लिए कह रहा था, अब आप ये बातें करके अपने व्यूअर्स को रुला रही हैं। अभी 2 हफ्ते की बात है, महीने की बात है, शेख मुजीब के हक में ट्वीट कौन कर रहा? आज जो हसीना वाजिद को शहबाज शरीफ के साथ मिला रहे हैं, यहाँ वाले तो खुद शेख मुजीब के साथ मिल रहे हैं कि देखिए शेख मुजीब गद्दार है या हीरो है। ये कौम फैसला, बांग्लादेश की कौम ने फैसला कर दिया कि हीरो कौन है और गद्दार। और ऑन सीरियस नोट, 5 अगस्त को ही फैसला किया। आपको पता है ना, सब कॉन्टिनेंट में 5 अगस्त 2019 का दिन भी था। 2019 का 5 अगस्त भी हुआ था। तो इस 5 अगस्त 2024 को ठीक 5 साल के बाद बांग्लादेश के अवाम ने, उन निहत्ते स्टूडेंट्स ने जिनको हसीना वाजिद की पुलिस गोलियां मार रही थी, ये गोलियां मारना कोई प्रोवर्बियल यूज नहीं कर रहा, लिटरली गोलियां मारी। तो आपको देखा ना, एक नौजवान, उसने कहा आओ मारो, वो गोलियां मार रहे हैं, वो फिर खड़ा है, सीना तान के खड़ा। ये होती है कुर्बानी असल। और यहाँ चूंकि चीजें आपने खुद ही मिक्स कर दी, आपने कहा बड़े सवाल आते हैं। आज बानी पीटीआई खान साहब ने भी कहा कि मैं मशरूत माफी मांगने के लिए तैयार। वो किस बात पे? उधर स्टूडेंट्स पे अटैक हो रहा था, इधर 9 मई को कहीं और अटैक हो रहे थे, और कहते हैं हमें वीडियो दिखाइए। तो कोर कमांडर का घर मतलब जला नहीं था क्या? क्या मियां वाली बेस पे अटैक नहीं हुआ था? क्या GHQ के सामने मुजाहरा नहीं हुआ? क्या आपने खुद एतराफ नहीं किया कि GHQ के सामने मुजाहरे की कॉल मैंने खुद दी थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो किस किस जगह पे मुजाहरे करने? अब नई कौन सी वीडियो मांग रहे हैं? वो जिसका साल पूरा चर्चा हुआ, उस को अभी रिहाई मिली, उसकी तो वीडियोस आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है। वो कह रही है कब हम आपको मदद चखाएंगे। इसलिए जब आज शहबाज शरीफ को वो इक्वेट कर रहे हैं हसीना वाजिद से, कल तो फखर से वो मुजीबुर रहमान के साथ अपने आप को मिला रहे। वो सिंबल ऑफ पता नहीं ब्रेवरी, लॉयल्टी और ट्रेटरशिप क्या क्या हो रही थी। इसलिए असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में शायद पाकिस्तान की तारीख इन दोस्तों की नज़र में 10 अप्रैल 2022 से शुरू हुई है। जिस बात पे आपको भी बड़ी हैरानी हो रही थी ब्रिगेडियर साहब की बातों पे, तो ये तारीख सिर्फ 10 अप्रैल 2022 की है, उससे पहले कहीं की नहीं है। पर राजा साहब, हम तो तब भी ब्रिगेडियर साहब को कहते थे आप तो शहरी इख्तिदार में रहते हैं। ब्रिगेडियर साहब तो इधर पास ही, लाहौर का जो कोर कमांडर है ना, उनके घर के बिल्कुल पास ही रहते हैं और अक्सर हमारी मुलाकात रहती है। तो मैं तो तब भी ब्रिगेडियर साहब को कहती थी, ब्रिगेडियर साहब ये मसला एक ही है, वो इमरान खान है, और आज भी मसला एक ही है, वो इमरान खान है। मसला सिर्फ यही है, इमरान खान। एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ जी सर। खालिद फारूकी साहब ने कहा ना कि अदालत ने रास्ता निकाला है जी। अदालत ने जब भी रास्ता निकाला है उसे हम बदनाम ज़मानत कहते हैं। अगर इन दो जजेस की जजमेंट अच्छी, और यकीनन मिनॉरिटी है, मैं बिल्कुल इसको यही कहूंगा कि मिनॉरिटी की जजमेंट मेजॉरिटी को
ओवर पावर नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसमें Yes, मुझे that's कोई शक नहीं है। लेकिन लेकिन जब कोई आइन को रीराइट करेगा, हाँ, अदर देन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, एब्सोल्युटली। अदर देन अंडर आर्टिकल 239 क्लॉज एग्जैक्टली, 5 बिल्कुल और सही बात। 6, आज जरूर पढ़ना चाहिए जाकर। आप सबको, तीनों चारों को मेरे समेत, और जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आइन का आर्टिकल 239, उसकी क्लॉज 5 और 6 पढ़नी चाहिए। आइन को कोई रीराइट नहीं कर सकता। जितने मर्जी आप प्रोफेसर इकट्ठे कर लें, जज इकट्ठे कर लें, डॉक्टर इकट्ठे कर लें, जितने मर्जी टॉप लेवल के लोग, सिर्फ पार्लियामान का हक है। और जो भी अगर पार्लियामान के हक को कोई स्नैच करने की कोशिश करेगा, तो पार्लियामान को सरेंडर करना चाहिए। ये दुरुस्त बात है कि ये कानून साजी हुई है इन रिएक्शन। वो रिएक्शन क्यों आया कि 3 दिन लिखा हुआ है, आपने 15 दिन किस लिए दे दिए? इसलिए कि आप पाकिस्तान की तारीख को 10 अप्रैल 2022 के बाद देख रहे हैं, उससे पहले नहीं देख। चलिए, तारीख की बात हुई, एक छोटी सी चीज़ और मुझे बता दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश, शेख हसीना वाजेद, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और पता नहीं क्या क्या डिस्कशन हो रहा है आजकल। तो सर मुझे बताइए कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का जो शेख हसीना वाजेद है वो कौन है? मेरी बात सुने, जिधर आप इशारा कर रही हैं, मैं किसी को ना गद्दार समझता हूँ, ना मैं किसी को एंटी पाकिस्तान समझता हूँ। मैं वो जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि मैं फॉरेन लेबल लगाऊं। मैं सिर्फ जो एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन हैं, मैं उनको सामने रख के बात किया करता हूँ। अच्छी बात है। हसीना वाजिद का जो किरदार रहा, सुने, हसीना वाजिद का जो किरदार रहा विद इन बांग्लादेश, अगर वो अच्छा होता तो बच्चे, औरतें, बच्चियां, खवातीन, बूढ़े उठ के इस तरह सड़कों पे ना आते, गोलियां ना खाते। वहां की आवाम ने ये साबित कर दिया कि हसीना वाजिद ने जुल्म किया, हसीना वाजिद ने इम्तियाजी सलूक रखा, हसीना वाजिद ने इंतशार फैलाया, हसीना वाजिद ने सोसाइटी को डिवाइड किया, हसीना वाजिद ने वहां नफरत के बीज बोए। मैं सिर्फ हसीना वाजिद के हवाले से बात। बिल्कुल। ये फारूकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब एक बयानिया बना रहे हैं, और वो बयानिया यही है कि वो मजलूम है। एक तो उनको मजलूम बनने का बड़ा शौक है, बड़ी जल्दी मजलूम बन जाते हैं, ट्वीटें करते हैं कि हम दलेर हैं और डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन जैसे मौका मिलता है सबसे पहले मजलूम और बेचारे बनते हैं। और ये जेल के अंदर, जाहिर बात है, सहाफ़ियों से आपको पता है इनको मौका मिलता है, खुशकिस्मत है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो जब ये खिताब कर रहे थे जेल के अंदर सहाफ़ियों से, तो उनको बता रहे थे कि देखें बांग्लादेश के अंदर किस तरह से फ़ौज जो है वो बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़ी हुई है, और पाकिस्तान में देखें फ़ौज किन के साथ खड़ी हुई है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो आवाम के साथ नहीं है, वो इन सियासतदानों के साथ है, इन हुक्मरानों के साथ है। तो सर ये जो ये नरेशन बिल्डिंग इमरान खान साहब कर रहे हैं, और ये जो ज़बरदस्ती का एक मवाजना कर रहे हैं, सर इसका नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इस पे कैसे लगानी है? देखिए बिनिश, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम के बारे में, इस तरह से इदारे के बारे में मैं बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की हमें ज़रूरत है। ये क्योंकि इस तरह के स्लोगन्स, इस तरह की बयानबाजी जो है ना, वो तकसीम की फ़ज़ा एक पैदा करती है। हमारा देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ ना, हमारा जहाँ इख्तलाफ है वो सियासी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इख्तलाफ होता है ना, वो एक दूसरे से सियासी होता है। अगर वो इस तरह सुप्रीम कोर्ट, जो अदलिया को या कौमी सलामती के इदारों को साथ लेके शुरू कर देंगे, या कोई भी करे, वो इमरान खान करे या वो नून लीग करे, पीपल्स पार्टी करे, ये अच्छी बात नहीं है। उनको अगर बाहर रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको अपना बयानिया बार बार तब्दील करना पड़ता है। कभी आप कहते हैं फ़ौज देखें अवाम के साथ खड़ी होगी, अगर फ़ौज कल को उन अवाम के साथ खड़ी हो जाए जो आपके मुखालिफ होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसी फ़ौज के बारे में जिस तरह गुफ्तगू की जाती है वो है। प्राचा साहब ने बहुत दुरुस्त कहा कि ये जो 9 मई वाली बात है ना, कि इसके सबूत दिए जाए, सबूत तो यकीनी तौर पे पूरी कौम ने देखे थे। ये पाकिस्तान में आप देखिए कि कोई मकतब फ़िक्र का कोई भी मकतब फ़िक्र जो है वो इससे अलग नहीं रहा, इस बात से कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो वो उन लोगों को प्रवोक किया गया था या वो लोग उस मौके पर प्रवोक हो गए। उन्होंने जो कुछ भी किया, कौमी सलामती से खेलने की कोशिश की, लोगों ने इदारों पे हमले किए, उनके दफातर जलाए, और जो हमारे जिन जगहों के बारे में हम ये तस्वर करते थे कि यहाँ हमारे शहदा के मुजस्मे हैं, ये है, वहाँ भी जाके उन्होंने इस तरह की हरकतें की। अब मुझे बाज़ औक़ात, जैसे ब्रिगेडियर साहब या कुछ और हमारे दोस्त भी अगर कहीं उन लोगों के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखें, तो मुझे इस पर भी हैरानी होती है कि ये एक तरफ तो हम जैसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और अदलिया के बारे में ऐसी हरकत कहीं नहीं होनी चाहिए। अब अगर इमरान खान अब मांग रहे हैं सबूत, तो फिर इसका मतलब है कि अगर उनको ये सबूत मिल गए
तो फिर क्या वो कौम से माजरत कर लेंगे? सर, अगर फिर वो सबूत तो मांग रहे हैं, मैं ऐड करना चाहूंगी ताकि आप और बेहतर इसके ऊपर तज्जिया कर ले। वो ये भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, देखिए, और जुडिशियल कमीशन अगर मुझे कहेगा ना तो फिर मैं माफी मांगूंगा। मैं आपसे ये सवाल करूं ये कि पैदा होता है कि जो जुडिशियल कमीशन अगर कह भी दे कि आप माफी मांगे, सर अलाउ मी टू कंप्लीट, सॉरी, कि अगर जुडिशियल कमीशन कह भी दे तो इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में इमरान खान साहब उन जजेस के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे कि नहीं जी आपके ऊपर प्रेशर नहीं आया? देखिए बिनेश, जुडिशियल कमीशन क्या डायरेक्ट कोई ऑर्डर कर देगा? उसके लिए पहले एक इंक्वायरी की जरूरत है। इंक्वायरी कौन करेगा? हाँ जी। कोई इदारे करेंगे। जी। आपको क्या पुलिस पर एतमाद है? आपको क्या दूसरे जो तो सर पहले ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तहकीकाती जो इदारे फौज जो है वो हैं, पाकिस्तान के क्या अवाम के उन साथ पर नहीं है, आपको वो पता नहीं एतमाद किनके साथ है? है। अगर फिर वो इंक्वायरी हो और उस इंक्वायरी पर वो इंक्वायरी पेश की जाए जुडिशियल कमीशन को, और जुडिशियल कमीशन की बात पर फिर भी यकीन न किया जाए, तो फिर क्या होगा? माजी में भी हमने यही देखा है ना कि जहां फैसले आपके हक में हुए आपने वो सारे के सारे तस्लीम कर लिए, जहां फैसले आपकी मर्जी मंशा के खिलाफ हुए वही सारे इदारे बुरे हो गए। जजेस के बारे में जिस तरह की लैंग्वेज जो है, जिस तरह के मामला जो है, जो माजरत के साथ कि पीटीआई ने जिस तरह की मामला किए हैं, माजी में एक दफा नून लीग की तरफ से भी इस तरह की हरकत हुई थी, लोगों ने उसको भी अच्छा नहीं समझा था। अब ये पीटीआई की तरफ से भी ये मुसलसल ये होता जा रहा है। अब जैसा कि शेख मुजीब वाला मामला है, तो वाकई ये दुरुस्त बात है कि आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले तक, एक महीना पहले तक वो शेख मुजीबुर रहमान हीरो थे पीटीआई के, और जो आपके ये जो बड़े खौफनाक किस्म के ट्वीट जो थे वो हमें देखने को मिलते थे, और जो वीडियो क्लिप्स अपलोड किए जाते थे वो देखने को मिलते थे कि किस तरह वो शेख मुजीबुर रहमान की वो तकरीरें जो हैं उसका तर्जमा साथ उर्दू में करके तो वो साथ ये हमें पब्लिक को भेजा जा रहा था कि जनाब ये देखें वो बंदा तो बड़ा मुहिब्बे वतन था। होगा मुहिब्बे वतन, होंगी वहाँ 71 में हमसे गलतियां हुई होंगी, पूरी कौम से गलतियां हुई होंगी, लेकिन उस बंदे को इस टाइम पे पाकिस्तान में हीरो बना के पेश करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो इदारों के खिलाफ उसकी नफरत थी उसको इस्तेमाल किया जाए, और ये बताया जाए कि बांग्लादेश के अवाम जो है हमारे इदारे के खिलाफ थे। और अगर आज आप पाकिस्तान में ये बैठ के ये कह सकते हैं, और अगर आज पाकिस्तान में बैठ के कोई किसी सूबे का वज़ीर आला अगर आपका है, तो वहां से ये बात आप कहलवा सकते हैं कि फिर देखिए जो वहां पे हुआ यहां भी हो सकता है। ये खतरनाक बातें हैं, इन बातों से गुरेज करने की जरूरत है। हमें इस वक्त बहुत मोहतात रहना है। जो पीटीआई अपनी सियासी, इमरान खान साहब जो है ना वो शेख मुजीब को जो हीरो बना रहे थे वो भी फौज के बुग़्ज़ में बना रहे थे, और आज ये जो हसीना वाजिद को बुरा भला कह रहे हैं ना ये भी फौज के बुग़्ज़ में ही कह रहे हैं। सर मतलब ये देखिए ना कि आज आपको अपनी सियासी लड़ाई लड़नी है। आपने कुछ सियासी लड़ाई इतनी नहीं लड़ ली कि जिसको हम ये कहें कि जनाब आपके पास टाइम खत्म हो गया, आपने कोई 20-30 साल की स्ट्रगल की है और उसका भी नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। अभी आपकी अगर स्ट्रगल है तो ये स्ट्रगल आपकी शुरू हुई है, और ये स्ट्रगल अगर कुछ और अरसा भी जारी रहती है जमहूरी वे में तो इसको जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम किसी ऐसी सियासी क़यादत की तलाश में ही है, अच्छा। जो कि सियासी रास्ते पे चल के उनके लिए जो एक नया मतलब ये है कि मुस्तकबिल का जो एक लायामत अच्छा, तैयार आप कर सारे सके। मेहमान ना मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। पराचा साहब भी बहुत पुराना इनसे ताल्लुक है, फारूकी साहब आपसे भी मतलब बड़ी इज्जत का एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन मसला पता क्या है, मेरे और आपके मानने से तो कुछ होगा नहीं। ब्रिगेडियर साहब क्या सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही इज़ द पावर हाउस। सो ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के जो हालात हैं ये छोड़ें, मुझे छोड़ें, आप फारूकी साहब को भी छोड़ें, पराचा साहब को भी छोड़ें, आप बताएं क्या पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश जैसे हैं? जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। सर पहली बात है कि देयर इज नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एनीबॉडी। मेरे लिए लेट द लॉ टेक इट्स नेचुरल कोर्स, चाहे वो इमरान खान है, चाहे उसके पार्टी के लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं। अच्छी बात नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बिल्कुल 1971 की जो वीडियोस लगाई थी ये पीटीआई वालों ने या इनके जो आईटी के लोग थे वो बिल्कुल हाईली कंडेमेबल, उस वक्त भी कंडेम किया था, आज भी हम कंडेम करते हैं। राइट। नंबर 3, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिले सारा गड़बड़ हो रही है बिकॉज ऑफ द केसेस नॉट बीइंग डिसाइडेड बाय द एंटी टेररिस्ट कोर्ट बाय द कोर्ट्स। 15-16 महीने हो गए। अब देखिए लंदन में रॉयट्स हुए 4 दिन पहले, चंद दिन पहले, विद इन 24 आवर्स उन्होंने कोर्ट सेटअप कर दिए हैं। उन्होंने कहा लोगों को पकड़ो, जिन जिन लोगों ने गड़बड़ की है और ये मारदाड़ हुई है, लूट मार, आग और ये आर्सन हुआ है, उन सबको पकड़ो, उनको ट्राई करो। आप देखेंगे अगले 15 दिन तो सबको ट्राई करके वो सेंटेंस करके वो कर देंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, ये जब एविडेंस की बात आ रही है, वाई DGISPR ने भी कहा अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहले भी कहा था कि मसला सारा ये आ रहा है कि ये हमारे जो टेररिस्ट कोर्ट्स है ATC, ये दे आर नॉट गोइंग एज पर जो उनका कॉन्सेप्ट था स्पीडी जस्टिस और स्पीडी ट्रायल, जिसकी वजह से सारा ये पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी ये है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखें एक माफी नामा हो गया अगर हो जाए तो आप समझें
कि मुल्क की राजीनामा हो गया, पाकिस्तान विल चेंज ओवरनाइट। इस वक्त ये माफी का जो मामला है, इसने बिल्कुल पाकिस्तान को होस्टेज रखा हुआ है, जिसकी क्या वजह से मतलब नहीं सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब माफी ना मांगे लेकिन फिर भी रियासत उनको माफ कर दे, या वो मांगे और फिर रियासत उनको माफ करे? क्या कह रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि रियासत ने तो कह दिया कि माफी नहीं होगी, अच्छा। तो जनाब फिर एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो अपना एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, भाई आपने जब कंडेम किया 9 मई को, तो आप इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में समझता हूँ। अमेरिकन ने जब यहाँ पे सलाला पे हमला किया था और हमारे 26 फौजियों को शहीद किया था, हमने कहा था आप हमसे माफी मांगे, लेकिन अमेरिकन सुपर पावर, उन्होंने फिर भी कहा कि हम रिग्रेट करते हैं। मैं अभी कहता हूँ कि इमरान खान को किसी फॉर्म में उसका माफीनामा आना चाहिए, चाहे रिग्रेट की फॉर्म में हो, टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स टू द आर्म फोर्सेस, कि जो 9 मई को हुआ कंडेमेबल है, रिग्रेटेबल है। लेट्स सिट डाउन, पाकिस्तान को आगे लेके चले। और मैं आपको आज बता दूं, जिस दिन ये पाकिस्तान में राजीनामा हो गया, माफीनामा हो गया, तो ये मारंग बलोच भी भाग जाएगी, बलोच यूनिटी काउंसिल भी खत्म हो जाएगा। ये केपी और बलोचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हो रही है, ये आप देखेंगे एकदम ओवरनाइट इसमें चेंज आएगा। हो गड़बड़ इसलिए हो रही है। क्या मतलब नहीं सर, कैसे चेंज आएगा? माफी से कैसे जुड़ी है? क्या ये सारी चीजें पीटीआई करा रही है? क्या ये भी इमरान खान साहब करा रहे हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के दुश्मन इस पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठा रहे हैं कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑफ कोर्स द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड देन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट, सब आपस में लड़ रहे हैं। तो लिहाजा ये मौका पै जाओ पाकिस्तान को, जितना इनका नुकसान कर सकते हैं करो। और बाहर की कुव्वतें और जो लोग बाहर बैठे हैं, बिल्कुल वो डिजिटल दहशतगर्द, वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं। सो मैं अभी भी समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का हल एंटी टेररिस्ट कोर्ट, जिसको करना भी उसको करें आप। ठीक है सर, वो तो हो गया, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान, मेरा बेसिक सवाल तो आपने उसका जवाब ही नहीं दिया, जिसके अंदर हम सारे, मैं, फारूकी साहब, जो पराचा साहब है, हम तो आपकी तरफ रहनुमाई के लिए देख रहे हैं। ब्रिगेड साहब हमें क्या कहते हैं कि क्या पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश जैसे हैं सर? हाँ कि ना? मैं आपको सुन ले, एक चीज में कॉमनैलिटी है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, और वो ये है कि वहाँ की यंग जनरेशन जो है और यहाँ की पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल उनकी सोच मुझे एक जैसी लगती है। और उनकी सोच ये है कि जनाब वो जो सीनियर जनरेशन है, जो लोग पावर में हैं, जो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, वो उनकी सोच के साथ मुत्तफिक नहीं क्या है। मतलब सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि लूट मार के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की सोच बराबर लगती है? यहाँ पर भी पाकिस्तान की यूथ ने लाहौर के कोर कमांडर के घर के अंदर खूब लूट मार की। जो सालन है ना, सालन खाने पीने की चीज है, उसमें भी हाथ उन्होंने डाल दिए थे। और यही बांग्लादेश में भी हुआ है, वहां पे भी लूट मार हुई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाके लूट मार की गई है। लूटमार और जो हुआ, दैट वाज अ कॉन्सिक्वेंस, दैट वाज एन इफेक्ट। अच्छा। और ट्रिगरिंग थी, जिन चीजों ने ट्रिगर किया है। शेख हसीना ने आपके बात की है, शेख हसीना एक इंडियन स्टूज थी, शी वाज एन इंडियन पपेट, शी वाज एंटी पाकिस्तान। और बिल्कुल चलिए, आपने कह दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक मवाजना आपकी नजर में ये था, जो कि मुझे नहीं लगता, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई शेख हसीना वाजिद है? नहीं, देखिए वो तो चलेगी, शी इज हिस्ट्री। वहाँ की यंग लोग जो स्टूडेंट्स हैं, अब वो डिक्टेट कर रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट क्या होगी, अगली गवर्नमेंट का हेड कौन होगा और कौन उसके मेंबर होंगे। सो द यूथ, याद रखें, ये एक पब्लिक सू मोटो टाइप एक्शन हुआ बांग्लादेश के अंदर। तो लिहाजा ये हमारे लिए एक वार्निंग है, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, कि जनाब ये जो धरने चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ये जो और जगह पता नहीं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, यहाँ जहाँ धरने चल रहे हैं, और भाई ये IPP इन मामलों को रिजॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ के लोग जो है, उन्होंने श्रीलंका मॉडल भी देख लिया है, उन्होंने कीनिया भी देख लिया है, उन्होंने अपना बांग्लादेश भी देख लिया है। और लिहाजा वी आर मच बेटर ऑफ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर भी ये एक इंडिकेटर हमारे लिए कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। अवाम याद रखे, पावर ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल, लोगों की रिलीफ की आप बात करें। ये जमात इस्लामी के धर्मा कर को खुदा न खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, करती हूँ, मतलब ब्रिगेडियर साहब की फरमाइश है कि इमरान खान के बारे में बात ना करें, लोगों की रिलीफ के बारे में बात करें। करते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे। विल बी बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। शौकत साहब, अगेन मैं ये चाहती हूँ कि इस शो को जो क्लोजिंग कमेंट्स भी है ना, वो भी मैं आप ही से उनका आगाज करूँ।
मुज़ाकरात के ऊपर भी ना एक सियासत हो रही है इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि वो जब मुज़ाकरात की भी बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो तो हुकूमत से करना ही नहीं चाहते, सियासतदानों से करना ही नहीं चाहते, लेकिन ठीक है अगर मजबूरी में करने भी पड़े तो वो कह रहे हैं कि जी मशरूत माफ़ी, कि जी अगर साबित हो गया तो माफ़ी, जुडिशल कमीशन अगर कह दे तो माफ़ी, यानी उसको भी मशरूत कर रहे हैं। ऐसे में उनकी जो पार्टी है उनके भी बड़े बड़े ऐलानात आ रहे हैं कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो सितंबर के अंदर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो सर ये सारे जो सिचुएशन बन रही है, आपको लग रहा है कि क्या हुकूमत के लिए कुछ खतरा हो सकता है और इमरान खान साहब ये सब कुछ करके जेल से बाहर आ जाएंगे? बात ये है कि एटीसीज की बात भी हुई, बात सारी 9 मई के केसेस की है, मसला सिर्फ एटीसी का नहीं है। आपको याद है मिलिट्री एक्ट 1952 में इसी पार्लियामेंट ने तरमीम की, वो तरमीम के जरिए जो 9 मई के केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू किया। फिर जस्टिस बंदयाल की अदालत ने वो सेट असाइड कर दिया, बल्कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बन रहा था, एक्ट बनने से पहले ही उन्होंने स्टे कर दिया। लेकिन ये खास तौर पर जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट वाला फैसला था, फिर एक पिटीशन आई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस से, तो उनके फैसले के खिलाफ एक अपील आई, सूबे भी उसमें शामिल हुए, कुछ इदारे भी शामिल हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस अता बंदयाल वाली अदालत का फैसला इस हद तक स्टे किया और मिलिट्री कोर्ट्स को ये अख्तियार दिया कि आप ट्रायल को जारी रखें, जो 102 103 लोगों का था, लेकिन आप फैसला नहीं सुनाए जिनको सजा देनी। अब मसला ये फंसा हुआ है कि जब तक वो सुप्रीम कोर्ट उस स्टे को वेकेट नहीं करती या मिलिट्री ट्रायल कोर्ट खत्म नहीं करती, इधर केस ये मामला लिंगर रहेंगे। इसलिए जो रिहाई आप कह रही हैं वो रिहाई मेरे नजदीक बिल्कुल मशरूत है इस चीज कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स को 9 मई के क्रिमिनल्स की, नेसेसरली क्रिमिनल्स की ट्रायल की इजाजत मिलती है तो फिर तो मिलिट्री कोर्ट अपना ट्रायल करेंगी। ट्रायल के बाद अगर किसी को सजा होती है तो फिर हायर कोर्ट में जाएगा या आर्टिकल 45 में पालन करेंगे, वो लंबा मसला है। फिलहाल जो ख्वाजा आसिफ बात कर रहे थे सितंबर अक्टूबर में हुकूमत के लिए मुश्किलात थी, वो था नेसेसरली रिलेटेड टू सम चेंज इन द सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब चले जाएंगे, की जगह चीफ जस्टिस आएंगे और फिर जो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपनी पसंद का बनवाएंगे लोग, तो पीटीआई वाले, और इनको रिलीफ मिलेगा। वो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये भी कह दिया कि हम हर हद तक जाएंगे अपनी हुकूमत बचाने के लिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे, जब हुकूमत कह रही है कि हम हर हद तक जाएंगे, तो ये जो एक्ट बना अभी, मुझे ये भी उसी राइट ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका दिया गया है, तो ये सारी एक एफर्ट है। बात कंक्लूड मैं वही करूंगा कि जहां मूव आती है काउंटर मूव आ जाती है, एक साइड मूव करती है दूसरी काउंटर मूव कर देती है, और इसी लड़ाई में जो इदारों का टकराव है, कहा जाता है कि टकराव बड़ा डर है कि टकराव होगा, इससे बड़ा क्या टकराव होगा? राइट इससे बड़ा क्या टकराव होगा? फारूकी साहब, आई वुड लाइक कि आप यहाँ से टेकअप करें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सितंबर में लॉन्ग मार्च करके इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल सकती है, यानी कि इमरान खान साहब की रिहाई सिर्फ एक लॉन्ग मार्च, और क्या ये कर भी पाएंगे? नहीं बिनिश, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं वो पीटीआई को इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए हालात हमने देखा कि पीटीआई के लिए वोट डालने वाले निकले थे, इस बात पे कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट डालने के लिए निकले। इस बात पे भी कोई शक नहीं है कि जो जलसे इब्तिदा में होते रहे, और वो उनमें जलसों में बहुत से जलसे जो थे एक टाइम पे मैनेज्ड जलसे होते थे, उनको स्पॉन्सर किया जाता था, उनकी सरपरस्ती करने वाले कोई शोबा था। लेकिन अब जो जलसे भी हो रहे हैं और जो एहतजाज की भी कॉल बार बार दी गई, जितने यहाँ पे आपने देखा कि 2-3 साल में जब असेंबलियां बर्खास्त की, इन्होंने खुद अपनी तोड़ी थी असेंबलियां, उसके बाद वो एक बार भी कामयाब नहीं हो सका मामला, और कभी भी हमें ऐसा नहीं उसमें नजर आया, उसमें डिसिप्लिन ऐसा नजर नहीं आया जहां वो इसको कर सकें कि वो लॉन्ग मार्च के लिए एक माहौल पैदा कर सके। इस वक्त लीडरशिप कहाँ है?
लाहौर में, पंजाब में आप मुझे लीडरशिप कहीं भी दिखा दें, आप कराची में लीडरशिप ऐसी दिखा दें ना, प्रैक्टिकली दिखानी पड़ेगी आपको। नहीं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब तो बड़के लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि देखिए, किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता डी चौक पे आने पे। देखिए उन्होंने सियासी तौर पे इस तरह की बयानबाजी उन्होंने करनी है। वो एक सूबे के वजीर आला भी हैं, एक पार्टी के ओहदेदार भी हैं और पार्टी के जिम्मेदार ओहदेदार हैं, लेकिन जिस तरह से वो सूबे को चला रहे हैं और जिन मुश्किल तरीन हालात में चला रहे हैं, उन पर दो तरफ से प्रेशर है। उन्होंने दोनों तरफ से के प्रेशर को उन्होंने साथ लेके चलना है। अगर वो नहीं कहेंगे तो वो क्या कहें, उनका ये कहना बनता है। लेकिन अमली तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ऐसी कोई लॉन्ग मार्च की पोजीशन में है। गालियां देना तो नहीं बनता ना, अब आप किसी नहीं, का बाप भी नहीं रोक सकेगा, आप बाप को बीच में ले आए तो गालियां देना है ना, गालियां देना तो आप ये बात तो कह सकते हैं, नहीं आप ये तो हाँ। बात तो कह सकते हैं, लेकिन वो पीटीआई में बदकिस्मती ये है कि कुछ लोगों का तर्ज तकल्लुम ही ये रहा है कि वो इस तरह की जो गुफ्तगू है वो करते रहे हैं, माजी में भी इस्तेमाल करते रहे हैं, अब भी करते हैं, तो इससे तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल सा काम है, या हो सकता है वक्त उनको तब्दील कर दे। लेकिन जहां तक आप ये बात करें ना लॉन्ग मार्च की, ये पीटीआई वाले लॉन्ग मार्च क्या मतलब ये है, मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस तरह से इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता एक लफ्ज माफी की तरफ आ रहे हैं, जिस तरह मशरूत माफी की तरफ आ रहे हैं, जिस तरह से वो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि कल को वो कह दे कि मशरूत माफी पे भी वो पूरी माफी पे भी आ जाए, और पूरी माफी पे आ जाए तो फिर आप मुझे बताएं ना कि फिर इदारों के पास क्या रह जाएगा। चले अभी पूछ लेते हैं कि इदारों के पास क्या रह जाएगा। चले अभी बात कर लेते हैं। ब्रिगेड साहब, आपको तो बुरा नहीं लगेगा ना कि अगर इमरान खान साहब पूरी माफी मांग लें? अच्छी बात हो जाएगी, पूरी माफी मांग लेंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। देखिए जी, हम तो कितने अरसे से कह रहे हैं अगर वो पूरी माफी मांग लेते हैं, लेकिन जो केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें DISPR ने कई दफा इंडिकेट किया है, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स हो, चाहे अपने ATCs हो, द लॉ टेक इट्स नेचुरल कोर्स, वो तो होना है। 9 मई को तो आप इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। तो ये तो एक सख्त फैसला। हाँ, एक अच्छी बात हुई है, वन पॉजिटिव इंडिकेटर आफ्टर द 9th में इलेक्शन, 8 फरवरी इलेक्शन के, अब मेरा ख्याल है अगर दोबारा वो अरेस्ट लेडी नहीं होगी आज शाम तक वो अलग बात है, लेकिन पीटीआई के तमाम जो प्रोमिनेंट लेडीज थी वो जेल में नहीं है। मोस्ट have now come out on bail, and this is an indicator that maybe कर तो बेल तो कोर्ट ही दे रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल इट इज अ गुड CBM फॉर, चाहे मशरूत माफी हो, चाहे फुल माफी हो, जो भी हो, वो राजीनामा हो, वो ठीक है। लेकिन मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। पहला ये कि मुझे बांग्लादेश के हवाले से मुझे बड़ी खुशी है कि अब वो चीज़ बंगाली ने, हमारे भाइयों ने साबित कर दिया जो थ्रू आउट हम सुनते आए हैं कि 1947 की कायदे आज़म की लीड में जो फ्रीडम मूवमेंट थी, उसमें बंगालीज का एक बड़ा कलीदी रोल था, बड़ा डिसाइसिव रोल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान बादल वजूद में आया। और जब कायदे आज़म ने कहा कि मेरी जेब में, जो हम सुनते आए हैं, तारीख में लिखा है कि मेरी जेब में पैसे खोटे हैं, आई एम श्योर ही वाज नॉट रेफरिंग टू आवर बंगाली ब्रदर, ही वाज रेफरिंग टू वो कॉलोनियल ईरा के जो फ्यूडल्स से जो पीछे यहाँ रह गए थे, जिनको गया खिताबों से और जमीनों से, जो आज तक उनकी जनरेशन पाकिस्तान को रूल कर रही है। नंबर 2 पॉइंट है, बिल्कुल 9 मई पे फोकस होना चाहिए, लोगों को कन्विक्ट होना चाहिए, लेकिन खुदारा बिनिश कभी आपने और ये भी मामला ATCs का है, कभी आपने 16 जून 2014 को याद किया? 16 बंदों को, अभी बात आ रही थी ना कि जनाब पूरा एविडेंस तो 9 मई का है, यस पूरा एविडेंस मीडिया पे है, सब कुछ वीडियोस हैं। 16 जून को क्या हुआ था, जल्दी से बता दें, शो खत्म हो रहा है। को जब आपने निहत्ते मिनहाजुल कुरान और पैट के लोगों को अच्छा, वो ताहिरुल कादरी साहब, वो तो सारे वो तो बरी हो गए ना, सब बरी हो गए, कोई बरी नहीं। ताहिरुल कादरी साहब तो कनाडा की हवाओं में, वहां पर जी स्पेशल तैयारे, स्पेशल डिजाइनर बैग, स्पेशल खाने, आप तो उनकी वीडियोस तो देखे ना। अभी सुने ना, आप टेंशन लेके बैठे हुए हैं। शौकत फराजी साहब इनको समझाएं, ये टेंशन लेके बैठे हुए हैं। ताहिरुल कादरी साहब की, ताहिरुल कादरी साहब कनाडा में, मैं 9 मई के शौक से बाहर नहीं निकल रही हूँ। अच्छा, प्रोग्राम कब खत्म हो गया सर? टाइम खत्म हो गया सर जी, टाइम खत्म हो गया। ब्रिगेड साहब ना ब्रिगेड साहब टेंशन ना लें, प्लीज टेंशन ना लें। अल्लाह।